तहजीब थी वो अरबों से मुतासिर होने लगी थी। तब इनका 60,000 जो शेर थे वो वजूद में आते हैं और उसमें पूरी तारीख है। तो तारीख इस तरह से नहीं लिखी गई है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ। उसमें जो किरदार है वो किसी उपन्यास की तरह चलते हैं। उनकी किरदार निगारी बहुत गजब की है। तब जब आप पढ़ते हैं उसको तो आप उसमें डूबते चले जाते हैं और उसमें साफ बिना किसी उपदेश के आपको फिरदौसी ये बताते जाते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिरदौसी से पहले ये दर्जी एक शायर थे, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था लेकिन उनकी हत्या कर दी गई तो ये काम पूरा नहीं हो सका। उससे पहले भी जो राजा थे या बादशाह थे उनका एक सिलसिला था जो हमारे यहाँ भी था तारीख लिखवाने का। तो खुदानामा जो था उस वक्त लिखा गया, वो अरबिक में और फारसी में भी लिखा गया, मतलब अनुवाद हुआ। वो अनुवाद जो है वो कहीं पे अब हमको मिलता नहीं है। शाहनामा के साथ कई दुखदाई या ये कहिए उसके लेखन के साथ बहुत दर्दनाक किस्से जुड़े हुए हैं। उसमें यह है कि 30 साल तक वो खुद कहते हैं बस ही रंजो गोदम बेदिम और सीओ को क्या है, मैं जरा कर दूं क्योंकि मैं थोड़ी सी मुझे ही पढ़ने दीजिए। इसलिए आप टीचर, आप रोजाना वो करते हो, मैं तो ट्रांसलेटर हो गई हूँ हालात की वजह से। तो उन्होंने कुछ इस अंदाज से खुद लिखा और बहुत कॉन्फिडेंस से लिखा कि हर ऑन कस की दारा खुश और आई होती बस अस बार बर्मन पुनः नौकरी। यानी कि 30 साल तक मैंने इसके ऊपर जो मेहनत की है और मुझे यकीन है कि अरबी लोग जो थे, अरब जो थे, ईरानियों को गुंगा कहते थे क्योंकि उनका जो अंदाज था बात करने का बहुत मुलायम था अरबी भाषा के देखते हुए। तो इन्होंने कहा कि हमने गूंगों को जिंदा कर दिया है और सुखन का, अदब का, साहित्य के बीज हमने दूर तक छिटका दिए हैं कि जिसको भी होश होगा और ईमान होगा वो इस चीज को समझेगा। और वो सच भी है। आपको चलते चलते एक चीज बता दूं जो मेरे अपने तजर्बे से जुड़ा हुआ है। जब यूनेस्को ने 5 साल शाहनामा को दिए कि शाहनामा पे खुला काम कीजिए और उस वक्त एक अंग्रेजी में एक जो इनका ट्रांसलेशन था उसको भी उन्होंने छाप के लोगों तक पहुंचाया। सबसे ज़्यादा काम मेरी नज़र में जो फिरदौसी और उनके शाहनामे पे किया गया है वो यूरोप में किया गया, अंग्रेजी में किया गया। वो ज़बरदस्त जुड़ जाते हैं लोग शाहनामे के लिए उससे। तो ये कहना कि शाहनामा सिर्फ ईरानियों का बहुत ही प्यारा ग्रंथ है ऐसा नहीं, जो पढ़ता है उससे जुड़ जाता है। मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने एडमिशन लिया किसी की नौकरी बचाने के लिए तो मैंने भी एक बे से शुरू कर दिया क्योंकि वो पहला क्लास था। लेकिन जब पहले क्लास की किताब मैंने पढ़ी ईरानियों के बच्चों के लिए थी तो उसमें रुस्तम का बहुत छोटा सा वर्णन था। वो मेरे अंदर जो बैठी बचपन की लड़की थी छोटी, वो एकदम फिदा हो गई कि वो पूरा शिकार को जाते हैं और शिकार में उनके जो मछलियां हैं, जो मसल्स हैं, वो 80 के करीब हैं, इतनी ज़्यादा पहलवान। और शिकार के ऊपर जब जाते हैं तो पूरा एक गोरखा जो है नीलगाय मार के भून के खा जाते हैं। तो लगा कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे है। उसका मैंने
छोटा छोटा ट्रांसलेशन किया और उसको बच्चों की किताब में भेजना शुरू कर दिया। और मेरा जो पूरा वो था, उस वक्त मैंने शाहनामा पूरा नहीं पढ़ा था, सिर्फ रुस्तम का कैरेक्टर किया था। उन दिनों मैं जब भी जहाँ भी जाती थी, उसके घर का जो बुजुर्ग था वो पंजाबी लोग भी थे और पंजाबियों के अलावा भी बहुत लोग थे। तो जब उन्हें लगता था कि इस मॉडर्न दौर में, जबकि फारसी सिर्फ जैसे कहते हैं इतिहासकारों की मदद की ज़बान बन गई है, उस वक्त कोई इस पर काम मतलब एमए भी कर सकता है, वो लोग फौरन अपनी लाइब्रेरी जो थी उससे निकाल के कोई ना कोई नुस्खा शाहनामा के लाते थे और कहते थे मेरे बाप दादा ना ये सब पढ़ते हुए थे, क्योंकि वो दौर फारसी का था, उसके बाद उर्दू का। फिर जब मैंने ये ट्रांसलेशन किया तो ये हुआ कि इतनी ही सफ़ों पे आपको काम करना है, क्योंकि दीनानाथ जी एक सीरीज निकाल गए थे। तो खैर मेरी किताब ये आ गई और ये किताब जिस तरह बिकी है और जिस तरह से मेरे दस्तखत लिए गए, मैं आपको बता नहीं सकता। इसका मतलब है कि शाहनामा के जो किरदार हैं वो बहुत गहरे लोगों के दिलों में, क्योंकि वहाँ ना वो मजहब डिस्कस करते हैं, ना वो उपदेश देते हैं, ना वो ज़बरदस्ती कुछ करते हैं, और ये इस तरह से आपको उलझाए रखते हैं कि बकौल अफगानियों के कि जो औरत शाहनामा पढ़ लेती वो पहलवान हो जाती। उसका इशारा उस तरफ है कि शाहनामा में जो औरतों के किरदार हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। वो बेहद पढ़ी लिखी औरतें और दुनियावी उसमें बहुत ही ज़्यादा चुस्त और तलवार चलाने में और लड़ने में, सलाह देने में, और दो जो मलका हुई हैं वो पुराने ज़माने में हुई है ईरान की। ईरान की कुछ तस्वीरें देखिए तो बहुत ताज्जुब लगता है कि औरतें और मर्द एक साथ बैठकर शराब पी रही है। शाही उसकी मैं बात बता दूँ कि वो दौर इतना आज़ाद और खुला हुआ था। अब ये है कि जब उनके पास पैसे नहीं बचे तो करें क्या ये। तो किसी ने राय दी कि महमूद गजनवी हैं और उनके दरबार में ये करना चाहिए। अब इसके साथ कई और कहानियां हैं, अपने अपने हिसाब से लोग कहते हैं। और ये वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनको दिया। वो जो लिखा हुआ है महमूद गजनवी हिंदुस्तान से कोई लड़ाई लड़ते लौटे थे। तो हमारी बात है उस वक्त का नक्शा कुछ और होगा, हमारा मानचित्र। तो खैर जब ये पहुँचे और इन्होंने वहाँ पे झुक के सलाम वलाम किया और किताब वो किया, तो उन्होंने बड़ी लापरवाही से कहा कि ये कौन है और इनकी खूबी क्या है, क्या खूबी है इनकी। तो लोग इन्होंने रुस्तम जैसा पहलवान इसमें किया था। रुस्तम क्या है, मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े सिपाही और वो हैं, अच्छे लड़ने वाले हैं, कौन सा बड़ा काम इन्होंने कर दिया। तो फिरदौसी ने बहुत उससे कहा कि ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, लेकिन मेरे साथ ये है कि मैंने रुस्तम जैसा अभी तक किसी को नहीं देखा। तो ये बड़ा मासूम सा जवाब था जो फारसी में बहुत मनमोहक लगता है। खैर उन्होंने कुछ दिया या नहीं, और शायद चांदी का कुछ सिक्के दिए। तो इनको इतना गुस्सा आया कि ये गए नहा लें, और वहाँ जो बदन बनने वाला था और कुछ और करने वाला तो पैसे दिए और चले गए। और गजनवी के बारे में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो थी वो निंदा के 100 शेर कहे। और फिर जो जिनके दोस्त थे उन्होंने मना किया, कहा ये नहीं, ये मैं खरीद लेता हूँ 100 उस पर। तो उन्होंने 1000 कुछ रुपए वो दिए और ये खरीद लिया गया। इसके बाद ये तय पाता है कि वो कहीं जाते हैं गजनवी, और जो किसी मुसीबत में पड़ते हैं
तो वहाँ पे जो उनका साथी होता है वो एक शेर पढ़ता है। वो शेर ऐसा होता है कि इनको बहुत अच्छा लगता है बादशाह सलामत को। तो उन्होंने कहा कि ये किसका है, तो इन्होंने कहा कि ये तो फिरदौसी का है, आपने उस किताब को वापस कर दिया, तो उनका बड़ी गलती हुई। अच्छा, दौर ऐसा था कि अरब और भाषाई भी झंझट थी, और मालूमात है हुक्मरान जो हो गए थे इस्लाम के साथ, वो तमाम फैल गए थे, कई सारी बातें थी। और बादशाह को इस बात से भी बहुत तकलीफ गुजरी थी कि इन्होंने तुरान के बारे में, तुरान की लड़ाई भी इसमें थी, क्योंकि ईरान और तुरान में काफ़ी जंग चलती रहती थी। तो उसके बाद उन्होंने बहुत शर्मिंदा हुए, कहा कि उसको उनका हट जाना। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, कूटनीति के लिहाज से बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो अब जैसे रवायत है और जो हकीकत है जो लिखा है उसमें, कि ये जो थे एक तरफ से इनका जनाजा जो था वो जा रहा था, और दूसरी तरफ से ऊँटों की अशरफी सोने की अशरफियों से ऊँट भरे हुए आ रहे थे। तो पता चला उनका तो इंतकाल हो गया। तो कहा, लड़की ने कहा, लड़की को दिया गया, लड़की ने कहा नहीं। फिर एक जगह मैंने पढ़ा कि उनकी बहन ने ले लिया था, और उससे उनका बहुत बड़ा जो उनका मतलब एक उम्मीद थी कि सोसाइटी के लिए कुछ करें, उस तरह का कुछ उन्होंने इमारत वगैरह बनाई। अब ट्रेडिशनल ये होती है कि जनाजा जो है, जनाजा जो है वो कब्रिस्तान में गाड़ा नहीं जाता है, क्योंकि वो शिया हैं, और एक शिया उस कब्रिस्तान में, जो कब्रिस्तान था पहले, और अरबों ने कहा कि यहाँ पे ये वो नहीं हो सकते। तो फिर उनकी जो दफन का काम था वो उनके बाग में हुआ। तो खैर अब तो ईरानियों ने उसको बहुत बहुत ज़बरदस्त कर दिया है, लेकिन पहले एक वीरान सा था। जब हम गए थे तो भी बहुत मतलब इतना शानदार नहीं था जितना किया है। अब शाहनामा की कुछ कहानियों की तरफ हम आते हैं। रुस्तम और सोहराब की कहानी तो ज़बरदस्त है, और रुस्तम और सोहराब की कहानी को भी कितने लोग जानते हैं? मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता होगा। बोर्ड में है, काबिल आपने जरूर पढ़ा है, बोर्ड में है। हाँ, रुस्तम और सोहराब। अच्छा, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि ईरान और तुरान की जो लड़ाई थी, तो एक दिन ये जो रुस्तम थे ये खा पी के सो रहे थे, इतनी देर में इनका घोड़ा कोई खोल के ले गया, और जब सो के उठे तो शाम ढल गई थी, और जाते जाते ये तुरान पहुंच गए। वहाँ के बादशाह के पास पहुँचे और कहा मेरा घोड़ा वो कीजिए। तो उनका, अच्छा भाई ये पहलवान है, इनके लिए सारा आरामगाह जो थी वो तैयार की गई। रात को उनकी बेटी तहमीना उनके पास जाती है और कहती है कि मैं आपकी जो बहादुरी है उसकी बहुत कायल हूँ, और मैं चाहती हूँ आपसे शादी करना और ऐसी औलाद पाना जो आप ही की तरह हो। तो रुस्तम जो थे, लुन्ना थे, उनको ताज्जुब भी हुआ। फिर बादशाह सलामत तक बात पहुँची और उनकी शादी हो गई। और रुस्तम जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि अगर लड़की हो तो ये उसके बालों में लगा देना तावीज़, नहीं तो उसके बाजू में बांध देना। अब ये जो बाजू में बांधने की बात आई तो वो रख ली गई, और वहाँ से फिर टाइम आता है जब सोहराब पूछता है कि मेरा बाप कौन है, आखिर वो बता देते हैं। और ये छोटे से रहते हैं और कहते हैं हम लड़ने जाएंगे, और ये पहुँच जाते हैं ईरान। इनको बात का कुछ भी पता नहीं होता है, और जिससे जिससे ये पूछते हैं वो इनको बताता नहीं है, और ये जंग में आ जाते हैं बाप बेटे। माली
बात है कि रुस्तम को सारे पैतरे पता है जो उसके बेटे सोहराब में उतने नहीं है। जब घायल हो जाता है बेटा, तब बेटा कहता है कि अगर मेरा बाप होगा तो आपको बताता। तो उन्होंने पूछा बाप कौन है, तो उन्होंने बताया रुस्तम। अब वो पागल हो गए, एकदम दीवाने, ये मेरा बेटा है, और उन्होंने ताबीज़ अपनी दिखाई। फिर ये शाह के पास जाते हैं। देखिए कितनी कमाल की बात है कि यहाँ पे शाहनामे में जो राजाओं की कूटनीति है और उनकी सोच है वो उभर के आती। उनके पास एक दवा रहती है जो दवा जख्मों पे लगा दो तो वो ठीक हो जाए। पूरी तरह वो जख्म नहीं हुआ था। जब बादशाह के पास ये पहुँचते हैं और औषधि मांगते हैं तो दिल में सोचता बाप बेटे मिल गए तब तो बहुत ही अजीब सी हरकत हो जाएगी। वो दवा ले लेते हैं और ये सोहराब का इंतकाल हो जाता है। उससे वो बहुत ही नाराज होता है और कहता कोई भी लड़ाई है मैं इनके लिए नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जिस बादशाह में इतने ज़्यादा मतलब दया न हो तो उसका क्या फायदा। शाहनामा को पढ़ते हुए उस वक्त मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन आज जो पूरे दुनिया की हालत है उसमें देख के मुझे लगता है कि शाहनामा पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि शाहनामा के लिए कहा गया है कि वो किसी भी पक्षपात और किसी भी जैसे निंदा से दूर है। मतलब वो एक इंसानी किताब है और उसमें जंग है। इसमें शीरीन और शीरीन के इश्क बात भी है, लेकिन हिंदुस्तान में तो ज़्यादातर शीरीन और फरहाद मशहूर है। लेकिन फरहाद तो एक दूसरा कैरेक्टर है। तो जो वक्त गुजरा तो एक और बादशाह है, उन्होंने निज़ामी से कहा, निज़ामी थे मेरे ख्याल से, उनसे कहा कि शाहनामा में सिर्फ लड़ाई है और तुम शीरीन का जो इश्क है वो इस तरह से बयान करो कि जो बहुत ही सॉफ्ट हो और बहुत ही जिसे कहते हैं दिल को एकदम जीतने वाला हो। तो एक एतराज ये भी होता है कि सिर्फ जंग है। इनकी भाषा जो है फिरदौसी की वो बहुत ही आसान है। मतलब कहीं पे आपको गुलिस्तान की तरह कुछ देखना नहीं पड़ता कि इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि इनको तो फारसी में लय लानी थी। मेरे ख्याल से मुश्किल से 500 शब्द जो है अरबिक के होंगे। और ये बात जो है अजीब सी कि जो पहलवी डायनेस्टी थी जो 2 राजाओं के ऊपर थी, उसमें आर्या महल ने ये मुहिम चलाई थी कि हम अपनी भाषा जो है वो एकदम से अरबी से खाली कर लेंगे। तो जो उन्होंने अंदाज अपनाए थे और जो मुलायमियत बख्शी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। और मैं आपको बताऊँ मुझे पर्शियन समझने में थोड़ी दिक्कत होने लगी कि आज की जो पर्शियन है उसमें अरबिक शब्द बहुत कम है और एक लापरवाही आ गई है भाषा की तरफ से कि जी हम ऐसे बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। तो शाहनामा का असर देखिए और किस तरह से वो हो रहा है। मेरे ख्याल से मेरा टाइम जो है वो हो ही गया है। खत्म करूँ मैं क्या? कुछ समय आपको ले सकते हैं। अच्छा, मेरा जो रिश्ता है बना इससे दोबारा शाहनामे से जब ईरान में गई तब तक मैंने शाहनामा पूरा नहीं पढ़ा था। तो लड़कियों ने कहा जो वहाँ की स्टूडेंट थी कि चाय खाना चलते हैं। तो हम लोग चाय खाना गए तो मालूम वहाँ गुलाबी और धुएं फैली हुई एक फिजा थी और उसमें शाहनामा गाया जा रहा था। तो मेरा जो मेरी नॉवेल की जो शुरुआत है बहिश्त ज़हरा, उसकी शुरुआत ही वही है। फिर मैं इतनी मुतासिर हुई कि लड़कियाँ इस तरह से चाय खाने में जा रही हैं, इतना आज़ाद माहौल है और सारी लड़कियाँ उसी फ्रॉक में
बाद में नमाज के बाद नमाज पढ़ लेती थी, ये अलग सी बात है। यानी नमाज नहीं छूटती थी और उनका मॉडर्नपन भी शामिल रहता था। और दूसरे टाइटैनिक जो डूबा था उसमें कहते हैं इतना बड़ा शाहनामे का वो था पूरा, जो सोने से लिखा गया था। तो शाहनामा किसी न किसी तरह से तारीफ से उभर के आ जाता है। अब चूंकि शाहनामा की मैं ट्रांसलेटर हूँ, तो एज अ ट्रांसलेटर मैंने बात की आप लोगों से। लेकिन अगर मैं उस तरह बात करती कि उसके लिटरेचर में जाके उसके किरदारों को ढूंढती चलती, तो शायद मैं जिसे कहते हैं, शायद मैं एक ऐसी बातें आप लोगों से करती, क्योंकि अगर आपने जो चीज़ पढ़ी ना हो वो फिर आपके समझने में बहुत मुश्किल पड़ती है। कितने लोग जो हैं ये कहते हैं कि उन्होंने अपने किरदार को ठीक किया है, कि इसमें जो औरतों के किरदार हैं उसको पढ़ के। ऐसा नहीं है कि सब किरदार जो है औरतों के शाहनामा में बहुत अच्छी हैं, बुरे किरदार वो लाए हैं मक्कारी से भरे हुए ही। वो अलग बात है कि तुलसीदास अगर वो बात करते हैं तो वो सा जाते हैं लोग, लेकिन इनके साथ औरत को खड़ा कर दिया गया है। लेकिन औरतें भी इंसान हैं, वो बुरी क्यों नहीं होंगी, बिल्कुल बुरी होंगी। जिस तरह अच्छी होगी उस तरह बुरी होंगी, बुरी इंसान है। तो इसमें बुरी औरतों का भी बहुत अच्छा जिक्र है। और इसमें एक खास बात है, जो सजा दी जाती है वो अलाव में डाल के, जिस तरह से सीता का वो था कि आग जल रही, बहुत दिलचस्प है। बहुत चीजें आपको लगेगी कि अरे ये हमारा ही मामला है। जैसे अभी जंग हो रही है फिलिस्तीन और इजराइल में, तो तीनों मजहबों को हम देख रहे थे, तीनों मजहब कहीं ना कहीं से अपने जो कर्म कांड है उसमें एक से, लेकिन लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई धर्म की तो है नहीं, ये लड़ाई जो है वो लड़ाई है कि जिससे आप आज के ज़माने में वो चीज़ें हासिल कीजिए जो आपको तकनीकी तौर से आगे बढ़ाए। वही लड़ाइयाँ, इसी तरह की लड़ाइयाँ अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस वक्त होती थी। तो मुझे तो लगता है वो लड़ाई बहुत दिनों बाद दोहराई जा रही है। तो ये सारी दिलचस्प, और अगर आप पढ़िएगा शाहनामा, क्योंकि मुझसे कहा था कि पूरा शाहनामा कर दो ज्ञानपीठ वालों ने, वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। और दूसरी ये भी बात बताऊं, जो 11 कहानी और 10 कहानी मैंने ट्रांसलेट की है वही मेन कहानियाँ हैं। बाकी जो शाहनामा है वो तारीफ तो है, लेकिन एक वक्त के बाद आप जो है परेशान होने लगता दोहराव है। तो उसको फिर कलम बंद करना बहुत मेरे लिए ट्रांसलेशन, और उसके लिए एक जिंदगी चाहिए। अगर उन्होंने 30 साल में लिखा है तो मेरे मतलब 20 साल तो जाते ना ट्रांसलेशन। देखिए, टीचिंग मेरी कमजोरी थी, मेरा खौफ था, वो पूरा नहीं हुआ। 2-3 साल ही मैंने पढ़ाया, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी लग रही है कि शाहनामा के बोलने को मुझे बुलाया गया। और जिस तरह से बजरंग जी ने बात की वो मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा था, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस काम को देशबंधु कॉलेज के लोगों ने इस तरह से हिंदी विभाग में इसको इज्जत दी, क्योंकि पाठकों तक तो बुरी तरह पढ़ा गया, लेकिन इस तरह से इसको देखा नहीं गया। तो इसके साथ उस्ताद जो हैं, अब हमसे बात सुनिए, एक ट्रांसलेटर पूरा
सूर्य जी, अब मैं इस सत्र के अध्यक्ष अखलाक अहमद आहिर साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और अपना प्रोफेसर मीरा जी, मोहतरमा नासरा शर्मा साहबा, प्रोफेसर बजरंग साहब और यहाँ पे मौजूद तमाम ख़वातीन और हज़रात, दो बड़ी अहम किताबों के बारे में, एपिक के बारे में, रामायण, वाल्मीकि रामायण और शाहनामे के बारे में यहाँ पे जिक्र है। ज़ाहिर है ये वो किताबें हैं, पूरी दुनिया में अगर हम देखें, इलियड, ओडिसी, शाहनामा, रामायण, महाभारत, ये बुनियादी तौर पे किसी तहज़ीब को, वहाँ की ज़बान को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशंस को महफूज करने में और नस्ल दर नस्ल उसको पहुँचाने में इनका बड़ा रोल रहा है। जैसे शाहनामा का बड़ा खूबसूरत ज़िक्र नासरा साहिबा ने किया, उसका एक आउटलाइन पेश कर दिया और उसकी क्या खूबियाँ हैं उसके बारे में ज़िक्र किया। मैं बड़े संक्षेप में और बड़े मुख्तसर अंदाज में शाहनामा के हवाले से दो तीन बातें कहना चाहूँगा। पहले ये कि ये लिखा क्यों गया था, वो क्या हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक रीजन्स थे जिसकी वजह से शाहनामा वजूद में आया। दूसरे ये कि इसका पूरा एक कॉर्पस है, वो क्या है। और तीसरा ये कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, खुद हिंदुस्तान से भी इसका एक रिश्ता रहा है, वो क्या रिश्ता है, और क्या शाहनामे से पहले भी ईरानियों का और हिंदुस्तानियों का एक दूसरे से रिश्ता था या नहीं था। वक्त कम है लेकिन मैं मुख्तसर तौर पे इसको आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये कि जैसा कि ज़िक्र आया कि शाहनामा 9वीं सदी में तकरीबन 30 साल लगा के फिरदौसी ने पूरा कहा था। 60,000 उसमें शेर हैं, 60,000 कपलेट्स हैं और उसमें 3 पीरियड्स का जिक्र आता है। एक लीजेंडरी पीरियड है जो दास्तानवी पीरियड है, दूसरा जो है हीरोइक जो सेमी हिस्टोरिकल कह सकते हैं, लीजेंडरी है, और तीसरा जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड है। अब ये है कि क्यों ये कहा गया, वो ये कि जैसा कि अभी जिक्र आया कि अरबों की हुकूमत आई 645 ईस्वी में, अरब ईरान का एक टकराव होता है और आम तौर से आप ये देखेंगे कि जो ईरानी हिस्टोरियंस हैं और जो अरब हिस्टोरियंस हैं, दोनों के यहाँ बड़ा एक एग्जैजरेशन देखने को मिलते हैं। अरब्स ये शो करते हैं कि हम गए और हमने ईरान जैसे एक सुपर पावर, जो उस दुनिया में उस ज़माने में 2 ही सुपर पावर थे, एक ईरानियन एम्पायर था और दूसरा जो था वो रोमन एम्पायर था, और उनकी सदियों से उनका एक क्लैश चल रहा था, लड़ाइयाँ होती थीं। कभी ये वहाँ तक पहुँच जाते थे मिस्र तक और कभी वो इस तरफ आ जाते थे। और सबसे मशहूर जो लड़ाई हुई जिसमें
ईरान की बड़ी शिकस्त हुई और वो उसके नतीजे में फिर वो हिंदुस्तान के बॉर्डर तक आ गए। वो अलेक्जेंडर या अस्कंदर की लड़ाई थी 322 28 ईसा पूर्व जो है। तो ये जो है, और अरब्स जो थे उसके मुकाबले में जाहिर है वो ईरानी एम्पायर का एक छोटा सा हिस्सा था और एक नेग्लेक्टेड हिस्सा था। वो एक डिजर्ट एरिया था, ट्राइबल्स कुछ रहते थे, और जिस ज़माने में लड़ाई भी हुई है उस ज़माने में भी अरब्स के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे जिसकी वजह से वो ईरान जैसे एम्पायर को शिकस्त दे सकते थे। तो ये बुनियादी तौर पे शिकस्त नहीं थी, बल्कि खुद ईरानियों का अपने बादशाह के खिलाफ एक इनकलाब था, और उस इनकलाब की वजह कई सदियों से पल रही थी। और उसमें उससे पहले मज़हब का पूरा एक ट्रेडिशन उठा था, जो जैसे हमारे यहाँ बुद्धिस्ट मूवमेंट चला था, जैनिज़्म मूवमेंट चला था, वैसे ही मज़हब और मानी का मूवमेंट चला था। तो जब ये नई चीज़ होके आई तो जो वहाँ का आम तबका था, जो 95% पॉपुलेशन था, जो लड़ाइयों में लड़ता था, जो काश्तकारी करता था, जो खेतों में जाता था, जिसका एक्सप्लॉइटेशन भी होता था, जो टैक्स भी भरता था, वो उस एक एक्सप्लॉइटेटिव निज़ाम से थक गया था और उसने एक तरह से इस नए निज़ाम को अपना लिया। और यही वजह थी कि ईरान जैसा बड़ा एम्पायर जिसके बॉर्डर्स ग्रीक तक मिलते थे और पूरा सेंट्रल एशिया था और इंडियन बॉर्डर्स तक था, वो महज 1 महीने के अंदर अंदर कंट्रोल में आ गया। ये अरबों के बस की बात नहीं थी। ये ऐसा ही है कि जैसे भूटान आ जाके या नेपाल आके हिंदुस्तान पे कब्जा करें, ये पॉसिबल नहीं। तो पहली बात तो ये है। इसी वजह से हम देखते हैं कि शुरू के जो 200 साल हैं उसमें खुद ईरानी फर्स्ट जनरेशन्स जो थे, जिन्होंने अरबी ज़बान को अपना लिया या जिन्होंने एक नए तरीक़े को अपना लिया, उन्होंने अरबी पे इतनी कमांड हासिल कर ली कि आप देख लें कि जो हमारे यहाँ की एक किताब है पंचतंत्र, जिसका ट्रांसलेशन सासानी पीरियड में हुआ था, 6ठी शताब्दी में, वो उसका ट्रांसलेशन एक ईरानी ने पहलवी से, जिसमें का नाम करतक व दमनक था, उसने कलीला व दमनक के नाम से तर्जमा किया। और आज भी पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अरबी पढ़ाई जाती है उस ईरानी की किताब ज़रूर पढ़ाई जाती है जो अरबी में उसने ट्रांसलेट किया था। उसी तरह से तमाम फील्ड में जितने भी नॉलेज के फील्ड थे अरबी के, उसको ईरानियों ने इनरीच किया है। मिसाल के तौर पे जो ख़त हम लिखते हैं, जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, वो बहुत ही सीधा साधा टेढ़ा एक सिंपल जो अरबों की लाइफ स्टाइल थी उस वैसा ही ख़त था, जिसको कूफी ख़त कहा जाता था। उसके कुछ नुस्खे हमारे यहाँ भी मिल जाते हैं उस ज़माने के। लेकिन जब वही ख़त ईरानियों ने अपनाया, उनके यहाँ ज़बान एक थी और ख़त 4 थे, तो वो सोसाइटी या जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था उसके हिसाब से भी वो स्क्रिप्ट बदले हुए थे। तो जब इन्होंने अपनाया तो उसमें पता नहीं उसके जो एस्थेटिक्स थे उन्होंने कितना कर दिया। ख़त्ते सुल्स बना दिया, ख़त्ते बहार, ख़त्ते रिक़ा, ख़त्ते तालीक़, ख़त्ते नस्तालीक़। और जब वो ख़त हिंदुस्तान में आया तो उसमें और भी चीज़ें जुड़ती चली गईं। तो ये एक वजह थी, बैकग्राउंड थी। लेकिन जब ये अब्बासिद का दौर आया है तो अब्बासी के दौर में ये पूरा एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया, अरब एम्पायर कह सकते हैं उसको। और उसमें उसके दरबार से जुड़े हुए या उसके पूरे जो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए 2 एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग थे। एक एलिमेंट जो था वो ईरानियों का था और दूसरा एलिमेंट जो था वो टर्कों का था। और उस दरबार में इन 2 एलिमेंट्स के टकराव थे, पॉलिटिकल टकराव थे, जिसमें ईरानी जो है वो साइड लाइन हो गए। जब ईरानी साइड लाइन हुए तो फिर उन्होंने एक तरह से तुर्कों और बुनियादी तौर पे अरबों से
उन्होंने बगावत कर दी, और जो एरिया इस बगावत का मरकज़ बना उसको हम खुरासान कहते हैं। खुरासान वही इलाका है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके से लेके मौजूदा अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान का इलाका है। तो ये एक ऐसा हब था जहाँ पे दोबारा पर्शियन रिवाइवलिज़म की बात शुरू हुई, और वहाँ पे छोटी छोटी रियासतें खड़ी हुई जिनका नाम ताहिरी था, सामानी था, और फिर उसके बाद उस पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ गजनवी। गजनवी ख़ुद जो है वो खलीफा को धमकी देता था, और खलीफा ने एक तरह से डर के उसको सुल्तान का पहला आदमी जिसको सुल्तान का की उपाधि दी थी। वैसे माहौल में जो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था उसमें कई लोगों ने इस ज़बान को फिर दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की, और उसको एक लिटरेरी ज़बान की सतह पे, ज़बान ऐसा नहीं था कि मर गई थी, लोग उसी ज़बान में बोलते थे। और उस ज़माने का एक जोग्राफ़ी पे किताब है एहसानुत तकासीम, उसमें लिखा है कि 30 डायलेक्ट्स थे पूरे ईरानियन वर्ल्ड में। तो जब ये रिवाइव करने की बात चली तो कई लोगों ने अपनी पुरानी गाथाओं को, अपनी पुरानी हिस्ट्री को, अपनी पुरानी लीजेंड्स को लिखना शुरू किया। उसमें पहली किताब जो आई वो प्रोज में आई, उसका नाम है शाहनामा मंसूरी। और उसके बाद उसके थोड़े दिनों के बाद दकीकी का जिक्र आया था, उसने शाहनामा लिखना शुरू किया, लेकिन उसकी जल्दी मौत हो गई। फिर फिरदौसी ने ये पूरा प्रोजेक्ट लिया और उसने 60,000 अशार लिखे, और इस पूरे सिविलाइजेशन को, उसकी ज़बान को, उसके कल्चर को, उसके लीजेंड्स को एक तरह से ज़िंदा कर दिया। और ये एक हकीकत है कि जिस ज़बान के पास एपिक नहीं होता वो ज़बान जो है उस मर्तबे पे नहीं आती जिसमें वो पूरी तहज़ीब को और अपनी ज़बान को बचा ले। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो हमारे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है, हिंदी है या बाकी ज़बानें हैं, उनके पास इतना बड़ा एपिक नहीं है, वो उसकी एक कमी है। तो बहरहाल उसने इस पूरे कहानी को गढ़ा जिसमें पहला जो इंसान है वो क्यूमर्स है, जो पहला बादशाह भी है, और वो क्यूमर्स जो है वो पूरी उसकी लड़ाई जो होती है वो देवों से, देव फारसी में कहते हैं राक्षसों से होती है। और फिर उसका बेटा है स्यामक है, फिर हुशंग है। हुशंग पहला इंसान है जिसकी लड़ाई इसी राक्षसों के होने के दौरान वो पत्थर मारता है और उससे जो है आग लगती है, और आग की इब्तिदा की बात चल रही है। उसी ख़ानदान से जमशेद है। जमशेद के बारे में हम जानते हैं, पूरी हमारी सिम्बॉलिज़म आता है जामे जमशेद, जिसके बारे में आपने गालिब का शेर भी पढ़ा होगा कि और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। तो ये जामे जमशेद का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से उसके सोशियो पॉलिटिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ भी इशारा कर रहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर ली हैं, सिलाई बुनाई सीख लिया है, शराब की ईजाद वो कर रहा है, उसके पूरा एक लेबोरेटरी था। फिर वो रुस्तम को गढ़ता है, और रुस्तम जो है वो एक सेमी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के रूप में आता है, और रुस्तम के ज़ैल में ख़ुद हिंदुस्तान का भी बाज़ जगहों पे ज़िक्र आ जाता है। और वो ये सारी कहानियाँ हम ज़ाल, रुस्तम और सोहराब और इन कहानियों से हम वाकिफ़ हैं। फिर वो सामानी पीरियड जो है, जो पूरी तरह से हिस्टोरिकल पीरियड है, उसका ज़िक्र आता है। और ये वही सामानी पीरियड है जिसमें हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं डिफरेंट सिविलाइजेशंस के साथ जो इंगेजमेंट हुआ है। मिसाल के तौर पे एक पूरी कहानी है कि बादशाह के दरबार में अनुशेरवान एक बादशाह है जिसके दरबार में कोई आता है और कहता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी दवा है जिसको खा लेने से इंसान कभी मरता नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम जाके लेके आओ। उसका नाम बुरजुए या बुजुर्ग महर है, और वो पूरे हिंदुस्तान में आके घूमता फिरता है और उसको ऐसी कोई दवा नहीं मिलती। फिर वो एक किसी ज्ञानी के पंडित के पास पहुंचता है
और वो कहता है क्या तुमने यहाँ मौतें नहीं देखी? तो वो कहता है कि हमने देखी। या बीमारी नहीं देखी? कहा कि देखी। तो कहा कि असली जो ज़िंदगी है वो इंसान की ये फिजिकल लाइफ नहीं है, जो उसकी मानवी ज़िंदगी है, जो उसकी कैरेक्टर की लाइफ है, वो असली ज़िंदगी है। और फिर वो सजेस्ट करता है कि ये पंचतंत्र है, ये ऐसी किताब है। फिर वो लेके जाता है और उसका ट्रांसलेशन होता है। हम सब जानते हैं कि खुद पंचतंत्र का पूरे फ़ारसी अदब पे, बाद के फ़ारसी अदब पे बहुत बड़ा असर हुआ है। बहुत सारी किताबें लिखी गई जो पंचतंत्र के फेबल्स और पैराबल्स के स्टाइल में लिखी गई। उसमें अनवार सुहैली है, उसमें खुद जो गुलिस्तान है शेख सादी की, जो पूरी एक क्लासिक है, खुद उनके ज़माने से हमारे यहाँ पढ़ाई जाती रही है। और फिर शाहनामा का जो, और वो जब वो लिख गया तो वो आखिर में उसका ऐलान करता है और उसको इस बात का एहसास है कि हमने इस पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को अपनी इस किताब में हमने समेट लिया है। और वो कहता है कि बसी रंज बुरदम दरिन सालसी, हमने इस 30 साल में बहुत तकलीफ़ें उठाई। अजम जिंदा करदम बेदिन पारसी, और हमने अजम एक लफ्ज़ है जिसका अभी जिक्र आया है कि अरबी में अजम का मतलब होता है गूंगा, यानी वो गैर अरब को, जो नॉन अरब्स थे, उनको अपनी ज़बान पे इतना गुरूर था कि वो कहते थे कि बाकियों को ज़बान नहीं आती है। तो वो कह रहा है कि जिसको तुम गूंगा समझते थे, अजम जिंदा करदम बेदिन पारसी, तो मैंने उस अजम को इस फारसी की इस गाथा के ज़रिए, इस महाकाव्य के ज़रिए, इस एपिक के ज़रिए ज़िंदा कर दिया है। हरन कस के दारद होशो रायो दी फसज मर्ग बरमन कुनद आफरी, जो कोई भी अक्ल दानिश रखेगा वो मेरे मरने के बाद भी हमेशा मेरे इस काम की वजह से याद रखेगा। और ये बात बिल्कुल सही है। और ख़ुद हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तकरीबन तमाम ज़बानों में इसका किसी न किसी रूप में इसके असरात हम देखते हैं। इसके तर्जमे हुए हैं, दुनिया भर के की ज़बानों में हुआ है। ख़ुद शाहनामा और फिरदौसी के बारे में बहुत सारी जो कहानियाँ हैं और जो बहुत सारे मिथ्स हैं, उस पर जो रिसर्चेज हुए हैं, उसमें हमारे यहाँ एक महमूद शेरानी बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं। उनको खुद ईरानी मानता है कि उनके जो काम है शाहनामा के हवाले से वो बड़े अहम हैं। और ये ज़रूरी है कि हमें अपने क्लासिक्स के साथ जुड़ना चाहिए। उसमें दुनिया भर की जो बड़ी क्लासिक्स है, इलियड है, ओडिसी है, और रामायण है, महाभारत है, और शाहनामा है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। और ख़ुद फ़ारसी ज़बान के ज़रिए हमारे ये जो बड़े टेक्स्ट हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और उपनिषद और वेद और गीता, इन सब का ट्रांसलेशन फ़ारसी में हुआ और उसी के ज़रिए पूरी दुनिया ने इसको जाना भी। खुद उपनिषद का जो ट्रांसलेशन बहुत बाद में दारशकोर ने किया सिरुल असरार के नाम से, या बदायूनी ने ऋग्वेद का और रामायण का और महाभारत का जो ट्रांसलेशन ब्यूरो या इंस्टीट्यूट अकबर ने खोला था वहाँ पे ट्रांसलेट हुआ, या उससे पहले बहुत सारे लोगों ने किया। ज़ियाउद्दीन नक्शबी ने कई सारी किताबें की। खुद अमीर खुसरो ने बहुत सारी चीज़ों को अपनी शायरी और अपनी किताबों के ज़रिए उसके बारे में लिखा है। तो ये हमारा एक जो इंडियन नॉलेज या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस की बात होती है, उसमें खुद पर्शियन ट्रेडिशन, शाहनामा या इस तरह की किताबें भी खुद हमारे इस ट्रेडिशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सत्र के सभी वक्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खासतौर पर मीरा जी का, जिन्होंने बहुत विस्तार के साथ रामायण में स्वर्ग की अवधारणा के उन पहलुओं को हम लोगों के समक्ष रखा कि लोग
और अंतरलोक दोनों में स्वर्ग की जो अवधारणाएं हैं वो क्या क्या है। इनके बाद में शुक्रिया अदा करूंगा नासिरा जी का। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि शाहनामा में कोई स्वर्ग की अवधारणा जो है वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, जिस मुलामियत से उसकी कथाओं को, अंतर कथाओं को और उसके विषयों को हम लोगों के सामने रखा, तो उसमें स्वर्ग भले ही ना हो लेकिन स्वर्गिक आनंद जरूर था। वाह। और आहन जी का, अकलाक जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन पहलुओं को जो नासिरा जी से छूट गए थे उन्होंने और विस्तार दिया। और अब हम लोगों के पास शाहनामा की इतनी जानकारी तो है कि हम लोग जो है उसके ऊपर एक अपनी धारणा बनाएं और कहीं से भी ढूंढ कर उसको एक बार शुरू करें और फिर शुरू करते चले जाएं। इसी के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। अब भोजन का समय हो गया है। मैं बजरंग जी से अनुरोध करूंगा कि अगर भोजन तैयार है तो भोजन तैयार है। नमिता जी रेडी है ना? तो मैं विद्यार्थियों के लिए तो कूपन दे दिया गया होगा, क्यों जी? कूपन दे दिया गया होगा, वो कूपन दे करके ले ले, थाली उनकी तैयार है। और जो हमारे अतिथि हैं बाहर से आए हुए हैं, महाविद्यालयों से आए हुए अध्यापक हैं, हम लोग बाहर यहीं पर भोजन करेंगे। तो भोजन के लिए हम चलते हैं, समय ज़्यादा हो गया है। एक चीज़ कहना रह गया था कि कासमी साहब को था इसमें तदारत करनी थी और उनकी तबीयत खराब हुई और हम तो बिल्कुल बदहवाश हो गए। खालिद साहब ने बड़ी मदद की, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं बात करके देखता हूँ। और अखलाक साहब इतने व्यस्त रहते हैं देश दुनिया में, उन्होंने बात की और मुझसे कहा रात 10-11 बजे के बीच में कि आप बात कर लीजिए। बात किया और आप मान गए। मैं दुगुना तिगुना चुगुना शुक्रिया। हाँ, एक ग्रुप फोटो होगा। हमारे विद्यार्थियों का कहना है कि जो वक्ता इस सत्र के हैं सुधीर जी के साथ में, हाँ, यहाँ पर आ जाएंगे और संचालक के साथ, हाँ, लेकर आ जाइए। वही कैमरा वाले कहाँ? हाँ, आ जाइए सर। वाले पार्ट नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? हम तो आ जाइए सभी हमारे वक्ता हैं, आ जाए। राकेश जी आ जाइए। हाँ बिल्कुल, संचालक भी आएंगे। वही फोटो वाले अपना तैयार हो जाए, जल्दी कर देंगे। आइए राकेश जी, हिंदी विभाग के सभी अध्यापक आ जाए। यहाँ पर चंचल जी रानी, अरे बोलने के बाद ही मैंने बुलाया भाई, बाद में चले लोग आए। हाँ दोबारा ले लीजिए। रावत साहब कहाँ? रावत साहब आ जाइए। रावत साहब, हाँ रावत साहब। विद्यार्थियों का नंबर है जो भी है यहाँ पर। हाँ भाई, कुछ नहीं, फोटो दे पाए लोग। हाँ रखते हैं। हाँ